Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फॉरेन सेक्टर पार्ट 2 देखने वाले हैं। राइट, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 2, फ्रॉम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन या रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल। अगर फॉरेन कैपिटल आ रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है। तो इससे क्या हो रहा है, एफडीआई वगैरह जो आ रहा है उससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा जितना भी अपना रिसोर्सेज अवेलेबल है कंट्री के अंदर। राइट, ये सबसे पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसकी मदद मिलेगी अपन को, ग्रोथ बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल गैप है, यानी कि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्री के पास जो है वो टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, तो वो अगर आएगी इंडिया के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट लेकर, तो जो टेक्निकल गैप है वो अपना टेक्नोलॉजिकल गैप है वो फिलअप हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ डेवलप कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री को और भी डेवलप करेगी। ठीक है, उसके अलावा कस्टमर्स को ज़्यादा चॉइस मिलेगी, बिकॉज अगर बाहर की कंपनी आ रही है, से फॉर एग्जांपल अपने पास इंडिया के अंदर कोई एक बिस्किट का एग्जांपल ले लो, पार्ले जी, तो आपके पास वही एक चॉइस था। अब बाहर की कोई कंपनी आ रही है तो सेम उसी ग्लूकोज बिस्किट की रेंज के अंदर आपका सनफीस्ट आ गया, टाइगर आ गया, ये वो सब आ गया, तो आपको चॉइसेस मिलेगी आपको और किस पर जाना है। उसके अलावा फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारे देश के अंदर बढ़ जाएगा। बाहर के कंपनी देश के कंपनी आएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, सरकार को ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, और भी कई सारे फायदे इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो एटसेट्रा लिखा हुआ है, आप कोई भी आपको लग रहा है ये इसमें फ़ायदा हो सकता है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। कहीं पर लिखा हुआ आपने देखा हो तो वो ऐड ऑन कर सकते हैं। अदर साइड देखते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा, तो इससे क्रॉनी कैपिटल एनकरेज होगा। ठीक है, क्रॉनी कैपिटलिज्म एनकरेज होगा। उसके अलावा एमएनसी जो है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी, जो इकोनॉमी के लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल हो सकती है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है कि सपोज कंपनी है, ठीक है, कोई भी एक, उसके अलग अलग यूनिट्स है, या तो अलग अलग नाम के उसके, सपोज एक कोई मालिक है, वो अलग अलग नाम की कंपनियां हैं, तो अगर एक कंपनी कोई ज़्यादा बेनिफिट कर रही है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो वो क्या करेगा, उस पैसे को डाल देगा दूसरी कंपनी में, ट्रांसफ़र कर देगा, और बोलेगा वो लॉस मेकिंग है तो मैंने अपना पैसा वहाँ पर डाला है, और उस तरह से क्या करेगा, जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। तो ये जो है वो एक बुरी चीज़ है, डेट्रीमेंटल कर सकती है इकोनॉमी को। उसके अलावा डिपेंडेंसी जो है हमारी फॉरेन कैपिटल के अंदर बढ़ जाएगी। आज के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो रेमडेसिविर जो आपका कोविशील्ड है उसका रॉ मटेरियल अमेरिका से आना है। राइट, तो वो एक डिपेंडेंसी हो रही है अमेरिका के ऊपर। अब अमेरिका ने उसको बैन लगाया था कि हम लोग रॉ मटेरियल नहीं देंगे, फिर उस बैन को हटा भी दिया था इंटरनेशनल प्रेशर की मदद से। तो बाहर फॉरेन कंट्री के साथ लेन देन में अपनी डिपेंडेंसी फिर ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी क्या होता है, कैपिटल मार्केट और भी वॉलेटाइल बन सकता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट, इसमें होता क्या है कि बाहर का कोई भी इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्ट करके फटाफट अपना कमा के निकल भी जाता है, तो उसमें एकदम से स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन होने लग जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। कभी कभी एक्सचेंज रेट जो है वो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ड्यू टू हाई इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर ज़्यादा ही फॉरेन करेंसी का इन या आउट हुआ तो एक्सचेंज रेट में असर पड़ सकता है, उसकी वजह से आम इंसान को भी उसकी असर झेलने को मिलती है। एमएनसी बाद में कट थ्रोट कंपटीशन भी क्रिएट कर सकती है डोमेस्टिक कंपनियों के लिए, बिकॉज वो तो है बहुत बड़ी कंपनी, उनके पास ऑटोमेटिक प्लांट्स है, सस्ते में वो अच्छी और बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन डोमेस्टिक कंपनी के पास अपने इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो लोग बाद में उस क्वालिटी पर, उस प्राइस रेंज पर कम्पीट नहीं कर पाते। स्मॉल इंडस्ट्रीज भी उस पोजीशन में नहीं होते कि वो एमएनसी के साथ कम्पीट कर पाए, और भी कई सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स बनते हैं। राइट, अब सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स या प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। उसमें सबसे पहला है मेक इन इंडिया। ठीक है, सबसे लेटेस्ट एंड सबसे पहला मेक इन इंडिया के बारे में आप सब लोगों को पता होगा।
ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है जिसमें एक पॉलिसी बनाई गई है सरकार के द्वारा। उसके अंतर्गत कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों का प्रमोशन किया जाए, या तो नई कंपनियों को एक स्टार्टअप बनाया जाए जो वो एक्सपोर्टेबल आइटम को बनाए। ठीक है, उसके अंदर जो भी परेशानियां होती है, अड़चने होती हैं, उन सबको कम किया गया है मेक इन इंडिया के तहत, ताकि इजीली कोई भी बिजनेसमैन या तो एंटरप्रेन्योर जो है वो आराम से अपना एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस चला सके। सेकंड आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सपोर्ट करना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज का हमारे देश में जो भी बनता है उसको बाहर के देश में। ये जो सेज मॉडल है वो हमने चाइना से अपनाया था। चाइना ने सेम मॉडल को अपनाया था अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो वहीं से अपन ने सीखा है और इसी वजह से सेज पॉलिसी 2000 अपन ने निर्माण किया था ईयर 2000 के अंदर, राइट। सरकार ने इसको अनाउंस किया था। उसके बाद सेज एक्ट 2005 पास किया था। 2005 के अंदर क्या हुआ, सेज एक्ट को पास किया गया और बाद में 2006 से इसको अमल में लाया गया था। तो इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपन को मिलेगी, उसके अलावा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे जिससे अर्निंग अच्छी हो जाएगी, एंड काफ़ी इन्वेस्टर्स हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, फॉरेन हो या डोमेस्टिक सेक्टर कहीं से भी, बिकॉज सेज में कोई कंपनी जाएगी तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स, सरकार के जो टैक्स बाहर की कंपनियों को लगता है यहाँ पर नहीं लगने वाला। ठीक है, यहाँ पर सारे टैक्स जो है वो इनिशियल कुछ ईयर्स के लिए माफ़ कर दिया जाता है ताकि वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके। और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा। सेज कहीं ऐसे एरिया में बनाया जाएगा जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारी स्कीम्स है, जैसे कि फटाफट आपको अप्रूवल मिल जाएगा, कोई टैक्स अभी इनिशियली कुछ पे करना नहीं है 3-5 साल के लिए। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, उस बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर कंपनियाँ खुलेगी तो कंपनियों का जो सामान है इन एंड आउट करने के लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड डेवलप होगा, हाईवे होगा, तो उस एरिया का भी ओवरऑल डेवलपमेंट बाद में हो जाएगा। तो इन सब ऑब्जेक्टिव के साथ सेज को बनाया गया था। अब सरकार इसके अंदर 100% FDI अलाउ कर रही है। ठीक है, बाहर की कोई भी कंपनी 100% यहाँ पर सेज में अपना प्लांट डाल सकती है जो सिर्फ एक्सपोर्टेबल आइटम बनाएगी। कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया गया सरकार के द्वारा इनिशियल कुछ ईयर के लिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सारे बेनिफिट आपको सेज के अंदर या सेज प्रोजेक्ट के अंदर मिल रहा है। थर्ड है आपका एसाइड। एसाइड का फुल फॉर्म है असिस्टेंस टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। तो स्टेट्स को यहाँ पर असिस्टेंट दी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ताकि वो अपने राज्यों में कुछ इस तरह से पार्क्स या तो डेवलपमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर एक्सपोर्टेबल कंपनियाँ खुल सके, चाहे वो रोड हो या कोई भी पार्क हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, इस तरीके से। इसका एक एग्जांपल है फर्स्ट जो EPZP है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ये जयपुर राजस्थान में सबसे पहले खोला था किसी भी राज्य सरकार के अंदर। तो जयपुर में सबसे पहले ओपन हुआ था 1997 के अंदर। फोर्थ है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। इस स्कीम के अंदर एक्सपोर्टर्स डोंट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन इनपुट ऑफ एक्सपोर्टेबल आइटम। यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपोर्टेबल आइटम बना रही है और उसका कोई रॉ मटेरियल बाहर से आना होता है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज ये सामान जो है वो एक्सपोर्टेबल आइटम के ऊपर यूज होने वाला है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम ये है। फिफ्थ है EPCG, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। इस स्कीम के अंदर एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलते हैं काफ़ी सारे डिस्काउंट्स को लेकर, अगर वो कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, कैपिटल गुड्स या मशीन वगैरह कुछ भी हो। ऐसे कई सारे इंडस्ट्रियल पार्क बने हैं EPCG के अंतर्गत, जैसे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क, एग्री एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल पार्क। तो ऐसे कई सारे पार्क्स बने हैं भारत के अंदर, और सरकार भी टाइम टू टाइम इस तरह की स्कीम्स लेकर आती रहती है, राइट। तो इकोनॉमिक सर्वे आप हर साल का लेटेस्ट अपडेटेड आता है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। एक्सपोर्ट सेक्टर या एक्सपोर्ट प्रमोशन बेसिस के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए लेटेस्ट वाले, उसको जानने के लिए फॉरेन सेक्टर या एक्सपोर्ट सेक्टर में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, राइट। अब बात करते हैं फॉरेन लोन्स की। तो ऐसे 3 टाइप के लोन होते हैं, फॉरेन असिस्टेंट लोन, फॉरेन गवर्नमेंट असिस्टेंट एंड कमर्शियल लोन। डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर? सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन असिस्टेंट की।
तो जब फॉरेन लोन अवेलेबल रहती है लिबरल कंडीशन के साथ, तो वो सभी लोन इस कैटेगरी के अंदर आती है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन या लिबरल कंडीशन में आपको मिल जाएगा, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी लो होगा और टाइम होराइजन काफ़ी ज़्यादा होगा लोन रीपे करने के लिए। तो उस कंडीशन में इसको बोला जाएगा फॉरेन असिस्टेंस। ये लोन हम लोगों को वर्ल्ड बैंक से मिल सकती है, या तो IMF से मिल सकती है, या तो ADB से मिल सकती है, कहीं से भी मिल सकती है। दूसरी होती है फॉरेन गवर्नमेंट असिस्टेंट, यानी कि फॉरेन की कोई सरकार अपनी सरकार की मदद कर रही है, लोन फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर। और तीसरा होता है कमर्शियल लोन। तो जब कोई फॉरेन लोन या कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पर लोन दे रही है, ठीक है, या तो कोई भी बैंक फॉरेन की जो प्राइवेट है वो लोन दे रही है, तो उस कंडीशन में इसको कमर्शियल लोन बोला जाएगा। यहाँ पर कंडीशंस जो है लोन लेने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, राइट। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड भी हम लोग लोन को डिवाइड करते हैं या तो क्लासिफाइड करते हैं। जैसे कि एक तो हुआ शॉर्ट टर्म लोन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लोन। 10 साल के ऊपर का लोन होगा तो वो होगा लॉन्ग टर्म लोन। कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम लोग फॉरेन सेक्टर से जुड़े हुए जो बार बार न्यूज़ में आते रहता है। सबसे पहला वर्ड है डंपिंग। सब लोगों ने, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो डंपिंग वर्ड का नाम सुना होगा। डंपिंग का क्या होता है? ये एक प्रकार का इंटरनेशनल प्राइस डिफरेंस है, जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट के अंदर बेचती है बहुत ही कम दामों में। किस कम दामों में? मतलब वहाँ की कंपनियां भी उस दाम में ना बेच सके, उससे भी कम दाम में फॉरेन कंपनी दूसरे देश के मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचती है, और इस प्राइस डिफरेंस को बोला जाता है मार्जिन ऑफ डंपिंग। डंपिंग करना यानी कि वहाँ पर जाकर सस्ते में बेच देना, थोपना। तो ऐसे दो कंडीशन या ऑब्जेक्टिव या कॉजेज हो सकते हैं डंपिंग के पीछे। सबसे पहला, फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना हो या तो फॉरेन मार्केट को टैप करना हो तब। दूसरा, जब अपना सरप्लस प्रोडक्ट का, अपना प्रोडक्शन काफ़ी सरप्लस हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उसको बेचने के लिए बम्पर प्रोडक्शन के टाइम पर अपने प्रोडक्ट्स का डंपिंग किया जाता है एक देश के द्वारा दूसरे देश के अंदर जाकर। जो इम्पैक्ट है डंपिंग का, उससे क्या होगा, मतलब जहाँ पर माल बेचा जा रहा है उसकी इकोनॉमी में असर पड़ेगा, डेट्रीमेंटल होगी। वहाँ की कंपनियों का प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन में असर होगा, प्रोडक्शन वो लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनकी डिमांड नहीं है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स है डंपिंग के। इस चीज़ को कंट्रोल करनी है तो दो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। एक, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो WTO बोलता है लगा सकते हो, या तो हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। सपोज चाइना से कोई माल डंपिंग हो रही है, ठीक है, स्टील चाइना से काफ़ी होता है डंप, जनरली स्टील ज़्यादा होता है डंप यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो या तो 1 to 1 बातचीत करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, सपोज 10 रुपये का स्टील वो यहाँ पर बेचना चाह रहे हैं और यहाँ की कंपनियाँ 15 में बेच रही है, उससे सस्ता यहाँ पर नहीं पोसाएगा, तो 5 रुपये का क्या कर देंगे हम लोग, एंटी डंपिंग डाल देंगे, ताकि वो कंपिटिटिव प्राइस में इंडिया में बिके, वो भी 15 में बिके और डोमेस्टिक कंपनी वाला भी 15 में बिके। फिर वो कस्टमर की चॉइस है कौन सा लेना है, राइट। फिर एक टर्म आता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा से पहले अपना जो एक्ट था वो था FERA, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। तो फेरा को रिप्लेस करके फेमा को लाया गया। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, फेमा हो या फेरा हो, तो फॉरेन करेंसी का मिसयूज अटकाने के लिए। लेकिन जो फेमा है वो काफ़ी लिबरल है फेरा के कंपेयर में, पहला जो था उसके कंपेयर में ये वाला लिबरल है। क्यों? फेमा के अंदर जो पेनल्टी है वो 3 टाइम्स लगनी है। सपोज 10 रुपये का गपला हुआ है तो 30 रुपये की पेनल्टी लगेगी, जबकि फेमा में 5 टाइम्स वो था, यानी कि 50 रुपये आपको पेनल्टी पे करना पड़ता था। उसके अलावा फेमा के अंदर अगर कोई ऑफेंस में पकड़ाया जाता है तो उसको सिविल ऑफेंस के अंतर्गत केस चलेगा, जबकि फेरा के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत उसका केस चलता था। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। अब फेमा या फेरा के अंदर हमारे पास अभी मौजूदा में ये है, इसमें अगर कोई, ये सपोज ये एक्ट है, इसका अगर कोई वायलेशन करता है तो इस वायलेशन के पीछे इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? तो आंसर है ED, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। वो इन्वेस्टिगेट करता है अगर कोई फेमा के प्रोविजन को वायलेट करता है तब। नेक्स्ट है आपका फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि फॉरेन करेंसी रिजर्व। 4 कंपोनेंट है फॉरेक्स रिजर्व के। सबसे पहला होगा फॉरेन करेंसी एसेट जो RBI के पास जमा रहती है विद द RBI। दूसरा रहता है आपका गोल्ड रिजर्व जो RBI के पास रहता है, सोना जो RBI के पास रहता है। एक तो फॉरेन करेंसी, दूसरा सोना। तीसरा होता है SDR वैल्यू, स्पेशल ड्राइंग राइट्स।
ठीक है, कि एसडीआर वैल्यू आईएमएफ के पास देश की कितनी है या सरकार की कितनी है। आईएमएफ के पास एसडीआर होता है हर एक देश का, तो वो एसडीआर वैल्यू कितनी है वो भी एक फॉरेन करेंसी में इंक्लूड होता है। और दूसरा रिजर्व ट्रेंच कितना है आईएमएफ के अंदर अपना, ठीक है। तो दो है आईएमएफ के पास, दो है आरबीआई के पास। आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड, आईएमएफ के पास एसडीआर एंड रिजर्व ट्रेंच। क्लियर। फोर्थ है आपका टर्म मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अलग अलग तरीके से हम लोग दूसरे देश के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहला आता है आपका पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है, मेंबर कंट्रीज जो है वो प्रेफर करती है एक दूसरे के देशों को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, और जो टैरिफ है, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स है, उसको कम करने को ट्राई करती है। यानी कि वो एक दूसरे के देश को प्रेफर करती है कि हम लोग इसके साथ डील कर देते हैं, यहाँ पर अपना ट्रेड टैरिफ कम है। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये होता है पीटीए। इस तरह का वर्ल्ड के अंदर बना हुआ है वो है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि साप्ता, SAPTA। दूसरा आता है FTA, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया। इसके अंदर जितने भी ट्रेड बैरियर्स है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ट्रेड यहाँ पर फ्री हो जाता है। इसका एग्जांपल है साफ्ता, अगेन साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तीसरा आता है कस्टम यूनियन, CU। इसके अंदर मेंबर कंट्री अडॉप्ट करती है कॉमन स्ट्रेटेजी कि भाई जो हमारे मेंबर है उन सब के साथ हम लोग इस तरह के डील करेंगे, अगर बाहर के मेंबर के साथ डील करना है तो उसको इस तरीके से डील करेंगे। तो इनका एक कॉमन मेजरमेंट यहाँ पर रहता है। वर्ल्ड के अंदर इस तरह का एक एग्जांपल है साकू, यानी कि साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन, साकू। फिर आता है कॉमन मार्केट। अंडर दिस फ्री मतलब अपार्ट फ्रॉम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन वाली चीज़ें जैसे कि कैपिटल, लेबर, इन और मेंबर्स जो भी है मेंबर देशों के बीच में, ये सब भी अलाउ किया जाता है। सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, कैपिटल, लेबर वो भी अवर जवर कर सकते हैं। कॉमन मार्केट का एग्जांपल है कैरीकॉम, कैरिबियन कॉमन मार्केट, ठीक है, CARICOM, कैरीकॉम। फिफ्थ है इकोनॉमिक यूनियन। तो ये सबसे लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर क्या होता है, मेंबर कंट्रीज कॉमन फिस्कल या तो मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाती है, यानी कि उन सबका बैंक जो रिजर्व बैंक है वो भी सेम रहता है, उनकी करेंसी भी सेम रहती है, वो यूनाइटेड रहते हैं, ना ही सिर्फ फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली लेकिन पॉलिटिकली भी, यानी कि कोई भी बाउंड्री यहाँ पर नहीं होती, इजीली लोग एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। उसका एग्जाम्पल एक है यूरोपियन यूनियन, राइट। नाउ अगला टर्म है सेपा एंड सेका, CECA CECA का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, एंड CEPA का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर पार्टनरशिप आ जाती है, वो सिर्फ कॉपरेशन एग्रीमेंट था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कॉपरेट होता है, यहाँ पर पार्टनरशिप होती है, यानी कि ये ज़्यादा मजबूत है। तो ये FTA और PTA जैसा ही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा ही है। जापान, साउथ कोरिया, ऐसे सब देशों के साथ हमने सेका एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, श्रीलंका इवन। तो इसमें सभी ट्रेड, सर्विसेज, गुड्स, इन्वेस्टमेंट, ये सभी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। जबकि सेपा की बात करते हैं तो सेपा में हमने जापान, साउथ कोरिया के साथ किया है, जबकि सेका जो है वो हमने सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका के साथ किया है, राइट। ये FTA से भी कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो लार्ज हम बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका मसाला बॉन्ड। तो बॉन्ड का मतलब कैपिटल मार्केट के हमने पढ़ा था। ठीक है, कैपिटल मार्केट का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन पे लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, कैपिटल मार्केट का दोनों सीरीज आप देख सकते हैं। तो मसाला बॉन्ड क्या होता है, जनरली अगर किसी कंपनी को बाहर से पैसा उठाना है या पब्लिक के अंदर से, तो वो बॉन्ड इश्यू करेगा। यहाँ पे मसाला बॉन्ड नाम क्यों रखा है, बिकॉज इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स मसाला। ठीक है, उस मसाले के पीछे ही ब्रिटिशर्स या फॉरेन जो देश के लोग थे वो उस टाइम पर केरला में एंटर हुए थे और फिर अपने देश में घुसना शुरू किया था और बाद में अपना कब्जा जमा लिया था। तो मसाला बॉन्ड यानी कि ये बॉन्ड इशू करके फॉरेन मार्केट से फॉरेन कैपिटल जो है वो कंपनी उठा सकती है। HDFC सबसे पहले कंपनी थी प्राइवेट के अंदर जिसने मसाला बॉन्ड इशू किया था बाहर, और सरकारी कंपनी में NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर प्लांट।
फिर आता है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये सिमिलर टू ट्रांसफ़र प्राइसिंग है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग जस्ट मैंने अभी आपको समझाया कि कंपनी की अगर एक कंपनी प्रॉफिट दे रही है, उसमें टैक्स ज़्यादा हो रहा है, तो वो दूसरे कंपनी के अंदर शिफ्ट कर देगा ये बोल के कि भाई अपना यहाँ पर लॉस हो रहा है तो मैं अपनी इनकम यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अपना प्रॉफिट इधर इधर शिफ्ट करता है टैक्स से बचने के लिए। फिर आता है नीर एंड रीर, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट। तो जो एक्सचेंज रेट होता है फ्रॉम इंडियन रुपी टू डॉलर या तो यूरो या स्टर्लिंग पाउंड वॉट एवर, तो नीर का मतलब होगा नॉमिनल, यानी कि ये फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से या तो जो भी डिमांड की अप एंड डाउन होती है उसकी वजह से ये चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखा जाता है। सिमिलर टू नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी का कंसेप्ट यहाँ पर लगता है, राइट। आगे बात करते हैं फॉरेन सेक्टर के अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स के तौर पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, जैसे कि इंडिया श्रीलंका एफटीए एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन साफ्ता है, इंडियन नेपाल ट्रीटी ऑन ट्रेड है, इंडिया भूटान एग्रीमेंट है, ठीक है। तो उस साल के अंदर जो भी हुआ होगा, इंडिया सिंगापुर का सेका एग्रीमेंट है, इंडिया आशान का सेका एग्रीमेंट है, साउथ कोरिया के साथ सेपा एग्रीमेंट है, जापान के साथ सेपा है, मलेशिया के साथ सीए है। तो ये सभी के बारे में आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। इकोनॉमी के अंदर बेसिकली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड जो बचा हुआ पार्ट है वो करंट अफेयर्स। मैक्सिमम क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन यहीं से कवर होता है, बाकी का बचा हुआ जो है वो आपका बेसिक्स में से निकलता है, एनसीईआरटी से में से निकलता है, लेकिन 80% आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो या तो न्यूज़पेपर खुद हो, राइट। तो ये देखिए दूसरा एक मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे का, किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे में जो आज हमने पढ़ा उसके बारे में यहाँ पर दिखाया जाता है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो पैसों से लगती है। सबसे पहला है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, AIIB है, MCAA एंड AEIO है। तो इन सब के बारे में हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक है वो कहाँ से आया है? ब्रेटन वुड्स आया है। ब्रेटन वुड्स क्या है? ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है न्यू हेम्सफियर के स्टेट के अंदर, यूएसए के अंदर। ये जस्ट लाइक बेजल है, बैंकिंग के अंदर हमने बेजल पढ़ा था, बेजल नॉर्म्स। ये बेजल एक शहर का नाम है स्विट्जरलैंड के अंदर, वहाँ से नाम पड़ा बेजल नॉर्म्स, क्योंकि BIS जो बैंकिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसका हेड ऑफिस वहाँ पर है। तो ब्रेटन वुड्स की जो मीटिंग हुई थी वो यूएसए के अंदर हुई थी, ब्रेटन वुड्स जगह का नाम है, इसलिए इस मीटिंग का नाम ब्रेटन वुड्स मीटिंग रखी गई है। 1944 में हुई थी, प्रेसिडेंट रोजेवेल्ट ने इस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया था ताकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को रीबिल्ड किया जा सके आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। 44 एलिड नेशन के डेलीगेट्स वहाँ पर आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे सर CD देशमुख, जो इंडिया के पहले गवर्नर थे RBI के। ऑफिशियली इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग कॉमनली बोलते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, बिकॉज उसी जगह पर इस मीटिंग को या कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया था। इस कॉन्फ्रेंस की वजह से या इसके आउटकम क्या मिले? हमने बनाया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो बाद में WTO बना, एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो बाद में 1970 के अंदर डिस्कार्ड कर दिया गया, बिकॉज अभी हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पर काम करते हैं। बात करते हैं IMF के ओवरव्यू की। तो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिक एंड अरेबिक। क्रिएट हुआ था 1945 के अंदर 29 मेंबर्स कंट्री के साथ। इसका स्टेटेड गोल क्या है कि भाई वर्ल्ड की इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को असिस्ट करना, अगर वो गड़बड़ा रही है तो BOP क्राइसिस या तो एक्सचेंज रेट क्राइसिस या तो इस तरह की कोई क्राइसिस आती है फाइनेंशियल किसी देश के अंदर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उन सबको मदद करने के लिए IMF यहाँ पर उतरता है। कंट्री यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है अपना कोटा सिस्टम के हिसाब से, जैसे कि मैंने जस्ट आपको बताया रिजर्व ट्रेंच हुआ, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हुआ, तो हर एक कंट्री अपना यहाँ पर कोटा बनाकर अपना पैसा जमा करती है ताकि IMF उसको यूज़ कर सके, उस पर ब्याज वगैरह भी शायद मिलता होगा। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी लाना और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल करना मेंबर कंट्री को, ताकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर होता है
तो उसके अंदर जो भी नीड होती है पैसों की, तो उसको फुलफिल करने के लिए। सेकंड है वर्ल्ड बैंक। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड की कंट्री को, जो भी उसके मेंबर है, कैपिटल प्रोग्राम के लिए। इसको भी क्रिएट किया गया था 1944 के अंदर, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर, आईएमएफ के साथ साथ। इसके अंदर बेसिकली दो इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करती है। पहली इंस्टीट्यूशन है आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक कंपोनेंट है। इसका स्टेटेड गोल क्या है कि भाई पॉवर्टी को रिडक्शन करना है। तो जितने भी सोशल प्रोग्राम्स है उसमें वर्ल्ड बैंक की फंडिंग आती रहती है। वर्ल्ड बैंक के मुख्य क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर आते हैं? सबसे पहला है आईबीआरडी एंड आईडीए जो लोन प्रोवाइड करती है, अभी जस्ट हमने देखा। तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फिर आता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एंड पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये बेसिक 5 बॉडीज है जो वर्ल्ड बैंक के अंदर शामिल होती है, इसको आप याद रख लेना। थर्ड बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एक मल्टीलेटरल लैंडिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपाइंस के अंदर। इसका भी वही डेडिकेशन है कि भाई पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, लेकिन एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, स्पेशली इन दोनों रीजन के लिए यह बनाया गया है जहाँ पर एशिया हो रहा है जहाँ पर एशिया का पूरा हिस्सा आता है। तो कैसे होगा? इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ करके, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ प्रमोट करके, या तो रीजनल इंटीग्रेशन प्रमोट करके। 67 मेंबर है, 48 है एशिया पैसिफिक ग्रुप के जिसके अंदर इंडिया इंक्लूड है, एंड इज कलेक्टिवली ओन्ड बाय 67 मेंबर्स। नॉन पैसिफिक एशियन मेंबर भी यहाँ पर शामिल है जो सिर्फ डेवलप्ड नेशन से आते हैं। एडीबी जो है वो एक क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी इंडेक्स भी रिलीज करता है, ठीक है। उनका जो एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है वो ही क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी इंडेक्स को रिलीज करता है, पूरे देश का कंपेयर करता है, पूरे वर्ल्ड के या एशिया के देशों को कंपेयर करता है कौन क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी लेकर आ रहा है, राइट। अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर ये लोग इसको बनाते हैं। एस्टेब्लिश हुआ था 1966 के अंदर ये बैंक, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपाइंस में, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, एंड इट प्रोवाइड्स डेवलपमेंट असिस्टेंट टू द डेवलपिंग मेंबर कंट्री। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स बैंक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है। ब्रिक्स ग्रुप ने इसको बनाया, ब्रिक्स नेशन ने, कंट्री ने इसको बनाया ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए वाया लोन, गारंटीज, इक्विटी पार्टिसिपेशन एटसेट्रा। ये शंघाई बेस्ड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई के अंदर। इसके हेड है केवी कामत, बीच में बने थे। ये कब बना था? तो फोर्टलेजर डिक्लेरेशन हुआ था ब्रिक्स की मीटिंग में, वहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि ब्रिक्स बैंक बनाया जाएगा। इनिशियल कैपिटल था इसका $50 बिलियन, ठीक है, जो हर एक मेंबर इक्वली सब्सक्राइब करेगा, यानी कि $10 बिलियन अपना अपना कंट्रीब्यूट करेगा, पांचों देश मिलके। इनिशियल फंडिंग ये सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज के लिए ही यूज में किया जाएगा, बाद में वो जब आगे बढ़ा होगा तो दूसरे देश को भी हेल्प करने के लिए इसको यूज किया जाएगा। कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया था, और ये क्या करेगा, अगर बीओपी क्राइसिस आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, बिकॉज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है अपने फायदे के लिए, या तो बड़े बड़े जो देश है यूएस जो है यूएस यूके, वो अपने फायदे के हिसाब से उसको यूज करता है। तो उन सब से बचने के लिए हमने ब्रिक्स एंड एडीबी बैंक को बनाया। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन वोट, हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। फिर आता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसको भी चाइना ने प्रपोज किया था। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ये फाइनेंशियल प्रोवाइड करता है असिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में। चाइना लेड ये बैंक है, ऑफिशियली अप्रूव्ड किया गया था 57 नेशन के द्वारा, जिसके अंदर स्वीडन, इजराइल, साउथ अफ्रीका, अजरबैजान, आइसलैंड, पोर्टुगल, पोलैंड, ये सब भी इसमें शामिल है। हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर। ये एशियन रीजन को फंडिंग प्रोवाइड करता है, और ये एडीबी या वर्ल्ड बैंक जैसे ही काम करता है। फिर आता है मल्टीलेटरल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट MCAA, या और दूसरा ऑन किसके ऊपर, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो ये क्या है, एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो काफ़ी वाइड स्कोप वाला है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ट्रीटी पार्टनर है, यानी कि जो अलग अलग देश पार्टनरशिप में आए हुए हैं,
तो वो अपना वाइड जो डेटा है वो एक्सचेंज करे। कौन सा डेटा? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को लेकर, ठीक है। सपोज कोई कंपनी है या तो कोई एक इंसान है पर्टिकुलरली, तो उसका फॉरेन में भी कहीं पर लेना देना है, या तो बैंक अकाउंट है, बिजनेस या तो जॉब वगैरह है, तो कितना उसका अकाउंट में पैसा है बाहर के देश में, अपने देश में, ठीक है। तो वो आपस में कंट्री क्या करेगी? एक्सचेंज करेगी, ताकि अगर कोई चोरी कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, या तो फेमा का एक्ट का वायोलेशन कर रहा है, ताकि वो पकड़ा जा सके, राइट। तो अल्टीमेट कंट्रोल कर सके हम किसी भी पर्सन को, या तो बेनिफिशियल ओनर्स को, जो भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, या तो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का लेन देन वो लोग कर रहे हैं। तो इट इज़ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फटका के अंतर्गत यहाँ पर इनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है एक दूसरे के देश को, एंड कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के तहत भी, CRS के तहत भी। तो अगर आप नेट बैंकिंग खोलोगे तो आपको फटका एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाएगा, ताकि अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ के एक्सचेंज कर रहे हो वगैरह कर रहे हो तो वो सरकार को उसकी जानकारी रहे, इसके लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। 2012 का ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। विच अमंग द फॉलोइंग वुड इंक्लूड इन दी FDI इन इंडिया? तो सब्सिडरी ऑफ कंपनीज इन इंडिया, मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, कंपनी एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय फॉरेन कंपनी, या तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका आंसर है 1, 2, 3। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, ये FPI या तो FII के अंदर आएगा, ये सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और ये तीनों प्राइमरी मार्केट वाला है। प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड बैंक, या गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड के आधार पर, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। वीडियो पॉज करिए, सोचिए, और उसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ साथ साथ में। 2 और 3 इसका आंसर है। एक तो डिमांड जो गुड्स एंड सर्विसेज की होती है उसके द्वारा अपने आप प्राइस ऊपर नीचे होता है, दूसरा सरकार की स्टेबिलिटी कैसी है उस देश के अंदर अपने प्रोडक्ट्स या एक्सचेंज रेट को लेकर। वर्ल्ड बैंक या इकोनॉमिक पोटेंशियल यहाँ पर रोल प्ले नहीं करता। विच अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? फॉरेन लोन, FDI, प्राइवेट रेमिटेंसेस या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 2013 का क्वेश्चन है, आंसर इसका 1, 2 एंड 4। प्राइवेट रेमिटेंसेस यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो प्रीवियस पार्ट 1 आप देख लीजिए फॉरेन सेक्टर का, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड रहता है? 2013 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, फॉरेन करेंसी एसेट RBI के पास, गोल्ड होल्डिंग RBI के पास। हम वर्ल्ड बैंक से जो लोन लेते हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से फॉरेन कंट्री वाला लोन यहाँ पर नहीं आएगा। SDR आपका इंक्लूड हो जाएगा, यस, ये है, ये है, ये भी है, ठीक है। तो बी भी इसका आंसर हो सकता है। विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द करंट अकाउंट? तो करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल या SDR। ये ऑप्शन है ओनली 1, 2, 3, 1, 3 एंड 1, 2, 4। इसका आंसर है 1 एंड 3। फॉरेन एसेट एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स यहाँ पर नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर आलिया करंट अकाउंट डेफिसिट का पार्ट बनता है? गिफ्ट एंड ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन या अब्रॉड, ट्रेड इन इनविजिबल, सेल्स एंड परचेस ऑफ स्टॉक्स। ऑप्शन आपकी ये रहे, ओनली 2, 1, 2, ऑल ऑफ द अबव या 1 एंड 2। आंसर इसका 1 एंड 2 है। सेल्स एंड परचेस ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर काउंट नहीं होगा, बिकॉज ये सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है, बिजनेस का हिस्सा है। ये हमने ऑलरेडी अभी जस्ट देखा था, कैपिटल करंट अकाउंट का क्या क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट, इनविजिबल या SDR, ठीक है। 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फॉर्म इनविजिबल अकाउंट ऑफ BOP? इनविजिबल अकाउंट कौन कौन से इसमें से है? तो ट्रेड इन सर्विसेज, इनकम एसोसिएटेड विथ नॉन रेजिडेंट एसेट एंड लाइबिलिटी, रेमिटेंसेस ऑफ वर्कर इनकम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है
ऑल ऑफ द अबव। अगर यहाँ पर ये गुड्स लिखा होता तो शायद ये आंसर नहीं होता, शायद क्या बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज ये विजिबल पार्ट का हिस्सा है। तो ये तीनों ही इनविजिबल के हिस्से है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। मेंस के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन कमोडिटी ट्रेड पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी। मल्टी ब्रांड रिटेल क्या होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन है, तो वो क्या करते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स का यहाँ पर सेलिंग करते हैं। इस प्रकार से एक रिटेल शॉप भी ऐसी हो सकती है जहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स की चीज़ें मिलती है एक ही जगह पर। तो क्या इम्पैक्ट होगा अगर एफडीआई इस चीज़ के अंदर आ रहा है सप्लाई चेन को मैनेजमेंट को लेकर इन कमोडिटी ट्रेड पैटर्न इकोनॉमी के अंदर। तो एफडीआई अगर ये आ रहा है तो इस पर इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन, दो इंडिया अलाउड एफडीआई इन व्हाट इज कॉल्ड मल्टी ब्रांड रिटेल थ्रू अ जॉइंट वेंचर रूट। एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल यहाँ पर जॉइंट वेंचर रूट के साथ अप्रूव किया है सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें इतना पिकअप नहीं देखने को मिला है। तो उसके रीज़न क्या क्या है, तो ये करंट अफेयर से बेस पर ये क्वेश्चन बनाया गया है, जस्ट एक सैम्पल क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का अगर कुछ न्यूज़ में आता है या तो आर्टिकल के अंदर कुछ रीजंस को डिस्कस किया है तो उसका चांसेस है कि क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन, इंडिया ने 100% एफडीआई अलाउ किया है सिंगल ब्रांड रिटेल के अंदर, यानी कि एक ही ब्रांड का रिटेलिंग करे, जैसे कि जॉकी हुआ और नाइकी हुआ, उस प्रकार से। तो ये ऑटोमेटिक रूट्स है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर, डिस्कस करिए। फोर्थ है, एफडीआई डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी लिबरलाइज किया गया है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा डिफेंस सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम पर, और इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी क्या डिफरेंस होगा शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर। तो इस तरह के कुछ मेंस के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के बेसिस के ऊपर ही होगा। अगर आप डे टू डे बेस पर न्यूज़पेपर या उसके आर्टिकल रीड करोगे तो ये सारे आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे, द हिंदू के अंदर या तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे ऑफ दी फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर के दोनों लेक्चर आज मैंने कंक्लूड किया है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंडियन इकोनॉमी के। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए इस मुश्किल समय के अंदर, अपना और अपने परिवारजन का। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।